हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है जिसका नाम है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो इसमें आज हम देखेंगे इन्फ्लेशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन के मल्टी डायमेंशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब कि माइक्रो लेवल पे भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी को अफेक्ट करती है और मैक्रो लेवल पे भी। माइक्रो लेवल पे मतलब एक छोटे लेवल पे, मैक्रो मीन्स बहुत बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे मीन्स किसी पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट करेगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी। मैक्रो लेवल पे मीन्स कि इन्फ्लेशन एक पूरे के पूरे सेक्टर को भी अफेक्ट करती है। पूरा का पूरा सेक्टर बोले तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, मतलब कि एक पूरे के पूरे सेक्टर को भी इन्फ्लेशन इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन से होता क्या है? इन्फ्लेशन से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। जो रिलेटिव प्राइसेस होते हैं चीज़ों के वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एकदम से हिल जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में डिसेबिलिटीज आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। टैक्स पे इसका इफेक्ट होता है, लोगों की सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पे, और फाइनली रिसेशन और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाती है। बहुत ज़्यादा स्लो डाउन भी कई बार आ जाता है और कई बार क्या होता है एकदम से चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कम हो जाती है अगर इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में रहती है। तो एक एक करके अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे के क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की। क्रेडिटर्स और डेटर पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है? इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। अब देखो, जब इन्फ्लेशन होएगी तो उस केस में क्या होगा, जो क्रेडिटर्स होंगे उनका नुकसान होएगा और डेटर्स जो होंगे उनको फायदा होएगा, बेनिफिट होएगा। जो हमने पहले टर्म्स करी थी ना इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उन्हीं टर्म्स को यहाँ पे घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है। बार बार वही पॉइंट्स यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहे हैं। एक तरह की ये जो इफेक्ट है इन्फ्लेशन के, इसमें हम रिवीजन करेंगे पुराने टर्म्स की ही। तो इन्फ्लेशन से देखो जो वेल्थ है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब कि इसमें क्या है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो लैंडर्स होते हैं। मतलब इसमें लैंडर्स सफर करते हैं और बोरोवर्स को बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है? सपोज अब मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मैंने सोचा कि चलो मैं कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू कर लेती हूँ, कोई शॉप डाल लेती हूँ, तो उसमें मैंने इन्वेस्ट करना है पैसा। तो उसके लिए मैं गई बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास गई, बैंक से जाकर कुछ पैसे उधार ले लिए। बैंक को बोला कि मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अपना मैंने बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए। तो बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। मैंने बैंक को बोला कि मैं नेक्स्ट ईयर आपको जो ये 1 लाख रुपया है वो वापस कर दूंगी विद इंटरेस्ट। तो बैंक ने मुझे ये जो 1 लाख रुपया दिया है, ये मुझे बैंक ने 11% ब्याज पे दिया है। बैंक ने मुझे बोला कि तुम्हें ये जो 1 लाख रुपया मैं दे रहा हूं ना, इस पे 11% इंटरेस्ट भी लगेगा। तो मतलब कि मैंने 1 साल बाद बैंक को कितने पैसे लौटाने हैं? 1,11,000 रुपए, ठीक है, 1,11,000 मैंने बैंक को वापस करने हैं। कब करने हैं? आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के बाद मैंने बैंक को 1,11,000 रुपए वापस करने हैं। बैंक कौन है? बैंक लेंडर है, क्रेडिटर है। मैं कौन हूं? मैं बोरोवर्स हूं। अब इस साल में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी चल रही है? इस साल में इकोनॉमी में 7% की इन्फ्लेशन चल रही है। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। वैसे इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 2 से 6% के बीच में। एवरेज 4 के आसपास इन्फ्लेशन होना जो है हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है। 4-5, ठीक है, 2 to 6 के बीच में जो इन्फ्लेशन रेंज है वो हेल्दी में ही आती है। लेकिन इस साल कुछ वजह से जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वो चल रही है 7% की। अब बैंक ने मुझे 1 लाख रुपया दिया है 11% इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने अगले साल बैंक को 1,11,000 रुपए वापस किए हैं, तो इसमें 7% इन्फ्लेशन भी तो है, ठीक है। जितनी चीजें आज मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी है, उतनी चीजें मैं अगले साल 1,07,000 की यहाँ पे खरीदूंगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे बैंक को कितना फायदा हुआ? सिर्फ और सिर्फ 4% का ही फायदा हुआ। 4,000 का ही यहाँ पे बैंक को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 7% तो बीच में इन्फ्लेशन चला गया ना, 7% तो मनी की वैल्यू कम हो गई। इन्फ्लेशन जब होती है तो मनी की वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है मनी की वैल्यू
कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 7% है, 11% मैंने बैंक को ब्याज दिया है, तो पीछे बैंक को फायदा कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 4% का बैंक को यहाँ पे फायदा हो रहा है। अगर इसी जगह पे इन्फ्लेशन कम होती, इन्फ्लेशन 4% होती, तो फिर बैंक को कितना फायदा होता, फिर बैंक को 7% का फायदा हो जाता, 7,000 का फायदा हो जाता यहाँ पे, जो मैंने 1 लाख रुपया बैंक से उधार उठाया था और यहाँ पे मुझे फायदा हो रहा है। इसीलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो लैंडर्स है वो सफर करते हैं और जो बोरोवर्स होते हैं उनको फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जो मैंने सामान यहाँ पे 1 लाख का खरीदा था वो मैं अब कितने का बेचूंगी, 1,07,000 का यहाँ पे 1 साल बाद में वो सामान बेचूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सामान खरीदने के लिए पैसा लिया है ना, तो 1,07,000 का वो सामान मुझे मेरा बिक भी तो जाएगा ना। नुकसान तो मेरा कितने का हुआ, 4,000 का ही हुआ, तो बैंक को ये 4,000 का फायदा हुआ। अगर इन्फ्लेशन कम होती तो बैंक को फायदा ज्यादा होता। इसीलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे लैंडर्स सफर करते हैं और बोरोवर्स को बेनिफिट होता है। अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए तो इसका उल्टा हो जाता है। वही मैंने बात बोली यहाँ पे, अगर इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे कम होता, 4%, 3% या 2% इन्फ्लेशन रेट होता, तो बैंक को फायदा इसमें ज्यादा होता, मुझे फायदा कम होता। लैंडर्स जो है इसमें फिर बेनिफिट में रहते, बोरोवर्स सफर करते हैं। राइट, फिर नेक्स्ट चलते हैं लैंडिंग पे। अब लैंडिंग की एक तो हमने अभी बात करी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसमें क्या होते हैं, लैंडर्स सफर करते हैं और जो बोरोवर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। वो हमने बात करी थी एक छोटे लेवल पे। अगर हम बात करें बड़े लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे, ठीक है, तो जैसे जैसे अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होती है ना, इन पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बैंक से पैसा लिया, बैंक ने जो ब्याज उस टाइम पे चल रहा था 11%, 12%, उस पर मुझे पैसा दे दिया। ठीक है, बैंक को फायदा हुआ लेकिन कम फायदा हुआ, फिर भी 4,000 का वहां पे फायदा बैंक को हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब देखो होता क्या है, जो बैंक है यहाँ पे सेंटर में बैंक है, बैंक के पास कोई बंदा जाएगा, पैसे जमा करवाएगा और बैंक इसी पैसे को आगे फिर मार्केट में घुमाएगी, तो उसी से तो बैंक फायदा लेगी। तो बैंक को अगर ज्यादा फायदा होगा तभी बैंक इस बंदे को कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, नहीं तो इसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह से अब यहाँ पे होता है, अब इन्फ्लेशन बढ़ी, यहाँ पे कोई बंदा गया, उसने बैंक में जाकर 100 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। अब बैंक पे इस चीज का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है। ठीक है, 100 करोड़ पड़ा है, जब तक बैंक इसको मार्केट में नहीं घुमाती तब तक इस पैसे की वैल्यू 100 करोड़ ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अगर पैसा बैंक ये आगे मार्केट में घुमाएगी तभी तो बैंक को फायदा होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वैसे तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, मार्केट में लिक्विडिटी आती है, पैसा आता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कोरोना के टाइम की अगर हम बात करें तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, अब उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बढ़ा था लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं बढ़ी। लोगों के जो बिजनेस थे वो बंद पड़े थे, उस टाइम पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, ये जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होती है ना, इन पे प्रेशर बन जाता है कि भाई जो पैसा हमारे पास पड़ा है इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो क्यों ना हम इसको मार्केट में घुमाएं। तो फिर इस केस में बैंक क्या करेगी, जो इंटरेस्ट रेट होगा ना उसको कम कर देगी। पहले अगर बैंक 11% पे देती थी तो यहाँ पे ये क्या करेगी कि चलो भाई 9% इंटरेस्ट रेट पे मैं पैसा दे रही हूँ। तो जब अब लोगों को भी लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, क्यों ना हम पैसा ले लें। जैसे कोरोना के टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे बैंकों के भी, सेविंग अकाउंट पे भी कम हुए थे और जो बैंक आगे पैसा दे रही थी तो उनके भी इंटरेस्ट रेट कम थे। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूट क्या करेगा, जो ये पैसा है ना इसको 9% पे घुमा देगा। पहले 11% लेता था, अब यहाँ पे बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं आप 9% पे ले लो, क्योंकि अगर बैंक के पास 100 करोड़ पड़ा रहेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। बैंक इस बंदे को भी तो जिस बंदे ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है, बैंक उसको भी तो कोई देगा ना इंटरेस्ट रेट, उसको भी 3% 4% कम से कम। एफडी पे भी अगर हम बात करें, उस बंदे ने एफडी करवाई होगी तो कम से कम कितना कम दे देगा इंटरेस्ट रेट, 4% तक तो कम से कम देना ही पड़ेगा ना बैंक को इस बंदे को। तो 100 करोड़ का 104 करोड़ 1 साल बाद बैंक ने इस बंदे को देना है। तो अब फिर बैंक क्या करेगा, बैंक ये 100 करोड़ पे जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम कर देगा। कितना कम कर देगा, 11% था उससे 9% पे ले आया। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट रेट कम हुआ था मुझे नहीं पता, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बैंक ने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया।
तो फिर यही 100 करोड़ बैंक ने फिर मार्केट में लगाया, तो बैंक के पास कितना आ गया एक साल के बाद 109 करोड़। तो बैंक ने इसको कितना वापस करा 104 करोड़। तो बीच में 5 करोड़ का बैंक को यहाँ पे फायदा हो गया। ठीक है, तो अब देखो तभी फायदा हुआ ना, अगर बैंक अपने 11% पे अटका रहता तो 100 करोड़ इसका मार्केट में कभी जाता ही नहीं और बैंक को इसी 4 करोड़ का लॉस हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक को नो डाउट कम फायदा हो रहा है, बैंक को बेनिफिट कम हो रहा है, बट स्टिल थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हो ही रहा है बैंक को। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ साथ, क्योंकि अब देखो इसमें इन्फ्लेशन भी तो आएगा ना। 109 करोड़ अगर बैंक के पास आया है तो इस 109 करोड़ में 7% का तो इन्फ्लेशन भी अगर चल रहा है, तो बैंक को 7% का इन्फ्लेशन भी तो इसमें आ रहा है ना। तो एक्चुअल में जो बैंक का प्रॉफिट है यहाँ पे 2% का ही रह जाएगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट बैंक का रहेगा, क्योंकि मैं जो पैसा है उसकी वैल्यू भी तो डेप्रिशिएट हुई है ना। तो इसीलिए यहाँ पे फायदा जो होता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस का कम हो जाता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो फिर बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड पे। एग्रीगेट डिमांड पे जाएं तो अब देखो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। हुआ क्या, किसी लोकेलिटी में लोग रह रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी। तो अब पहले अगर उनकी इनकम 10,000 महीना वो लेते थे, तो अब उनकी इनकम बढ़ के 15,000 महीना हो गई। अब 15,000 महीना हो जाएगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। सपोज जो हमने पहले एग्जाम्पल ली थी चीनी वाली, कि इस लोकेलिटी में 100 kg चीनी आती है, तो पहले वो सफिशियंट होती थी, अब लोगों की यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। अब क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये जो चीनी की सप्लाई है वो तो उतनी ही आ रही है ना, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ गई है। पहले अगर कोई एक बंदा 1 किलो चीनी कंज्यूम करता था, तो अब वो क्या करने लगा, 2 किलो कंज्यूम करने लगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अब पहले ये चीनी अगर 15 रुपए किलो खरीदता था, तो अब यहाँ पे ये बंदे को बोलेगा कि तू मुझे 20 रुपए किलो दे दे, लेकिन मेरी चीनी मुझे चाहिए, एक की बजाय मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मैं तुझे 15 की बजाय 20 रुपए दे दूंगा, 25 रुपए दे दूंगा। क्यों, क्योंकि इस बंदे की जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ी है, परचेजिंग कैपेसिटी कंज्यूमर्स की बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। लेकिन सप्लाई का क्या, सप्लाई तो कम है ना, सप्लाई तो उतनी ही आ रही है, 100 kg पहले आ रही थी, 100 kg ही अब आ रही है। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो होएगा क्या, जो प्रोड्यूसर है वो उसके प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा। जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस प्रोड्यूस करने के लिए भी तो वो कहीं से पैसा लेगा ना। तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मतलब कि इकोनॉमी में डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड पे इन्फ्लेशन का, हम डिमांड पे आते हैं, प्रोड्यूसर पे नहीं जाते। प्रोड्यूसर वाला जो हम लैंडिंग वाला ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डिमांड की बात करें तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अब देखो होगा क्या, अब लोगों की अगर सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एकदम से सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं, सप्लाई तो एक बार के लिए जितनी है उतनी ही रहेगी ना। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जैसे कि कोरोना के टाइम पे मास्क का हुआ था, हैंड सैनिटाइजर का क्या हुआ था, उनकी सप्लाई तो उतनी ही आ रही थी ना जितनी पहले आती थी, जितनी एवरेज सप्लाई होती थी उतनी आ रही थी। लेकिन कोरोना के टाइम पे एकदम से मास्क की क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी तो मास्क के रेट बढ़ गए। वही मास्क जो पहले 5-10 रुपए का बिकता था वो उस टाइम पे 30-40-50 रुपए तक भी बिका है। सिंपल मास्क की बात कर रही हूँ, जो सिंपल सा मास्क होता है। तो वही उसकी अब डिमांड बढ़ी तो उससे क्या होगा, उसके प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ी उससे इकोनॉमी में। धीरे धीरे प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ गया, लेकिन एकदम से तो प्रोडक्शन ही बढ़ेगी ना। तो धीरे धीरे नो डाउट बाद में प्रोडक्शन लेवल बढ़ा था, लेकिन एक बार के लिए जो उनका रेट था, प्राइसेस थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उसी मास्क के। राइट, फिर नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना शॉर्ट रन में, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में बूस्ट अप हो जाती है। क्यों होती है, इसके 2 रीजंस है। फर्स्ट क्या है, हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट्स हायर डिमांड
एंड सुजेस्ट एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन लेवल। अब देखो, इन्फ्लेशन बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों के दाम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार के लिए एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ती। इन्फ्लेशन हाई है, डिमांड हाई है, तो उससे क्या होगा, उससे जो एंटरप्रेन्योर होगा ना वो सोचेगा कि मैं अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करूं। तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अब पहले हम कोई चीज, पहले हम शर्ट्स बना रहे हैं, पहले हम 5 शर्ट्स सपोज बनाते थे, ठीक है, अब 5 शर्ट्स पे जितना खर्चा आता था हम उतना ही करते थे, लेकिन अगर शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, अब इसकी डिमांड बढ़ के 10 हो गई है, तो 10 बनाने के लिए अब इस पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, उतनी इन्वेस्टमेंट में 10 शर्ट्स तैयार नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो लोन्स की कॉस्ट कम होगी, जो हमने अभी डिस्कस करके आए हैं पीछे, ठीक है। यहाँ पे ये लैंडिंग वाला किया था ना, कि अब इसमें क्या हो रहा था, लैंडिंग में अब जो लोन, जो बैंक दे रही थी लोन, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही थी, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो लोन्स की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, कोई पैसा लेने को तैयार नहीं है बैंकों से, तो बैंक ने क्या किया, लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कम कर दिया, सो दैट कि लोग बैंक से आकर लोन लें। फिर नेक्स्ट चलते हैं इनकम पे। इनकम पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। जो इन्फ्लेशन है वो इंडिविजुअल की इनकम को भी अफेक्ट करती है और एक फर्म की इनकम को भी अफेक्ट करती है। कोई बड़ी कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी, कोई फर्म होगी, उसकी इनकम भी इन्फ्लेशन के साथ अफेक्ट होएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो नॉमिनल वैल्यू है इनकम की वो भी इंक्रीज होएगी, लेकिन जो रियल वैल्यू इनकम की वो सेम रहेगी। अब देखो, किसी बंदे की इनकम महीने की 10,000 है, ठीक है, अब इससे होगा क्या, अब नॉमिनल वैल्यू तो, अब देखो जितनी चीजें यहाँ पे आज मैं 10,000 की खरीद रही हूँ, एक साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ गई तो उससे क्या मैं उतनी चीजें 10,000 की खरीद पाऊंगी, नहीं खरीद पाऊंगी। उतनी चीजें हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से मैं 8,000 की खरीद पाऊं या 7,000 की खरीद पाऊं, लेकिन जो रियल वैल्यू है ना इनकम की वो तो सेम ही है, रियल वैल्यू तो सेम हो रही है ना। इन्फ्लेशन बढ़ने के नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज होएगी, लेकिन रियल वैल्यू 10,000 मुझे मिल रहा था तो 10,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ के 15,000 हो जाती है तो उससे नॉमिनल वैल्यू तो मेरी वही है ना। अब देखने को लग गया कि मेरी इनकम बढ़ गई, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया तो उससे ये जो 15,000 से भी मैं वही चीजें खरीद पाऊंगी जितनी एक साल पहले मैं 10,000 में खरीदती थी। तो रियल वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है इनकम की, बट एक्चुअल में जो वैल्यू है वो सेम ही है। इन्फ्लेशन का बीच में यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। तो अब जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है वैसे वैसे जो मनी की वैल्यू है वो कम होती जाती है। ये शॉर्ट टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म में प्राइस लेवल बढ़ेंगे, मनी की वैल्यू कम होएगी, ठीक है। प्राइस लेवल बढ़ रहा है, कोई चीज है वो आज की डेट में मैं 100 रुपए की खरीद पा रही हूँ तो कल को हो सकता है वो 110 रुपए की मुझे मिले या 120 रुपए की मिले। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने से मनी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन लॉन्ग रन में हम देखें तो इनकम लेवल इंक्रीज होगा, नॉमिनल वैल्यू है जो वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कम हो रही है, लेकिन लॉन्ग रन में जो नॉमिनल वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और इनकम लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब इसके 2 रीजन है। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर का। जैसे कि आज सपोज मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरी कोई कंपनी है, मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो एक साल के बाद मुझे 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 140 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, लेकिन देखने को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये जो प्रॉफिट, जो मेरा परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है। अगर 120 पे मैं 140 देखने को 20 पॉइंट का ही है, बट एक्चुअल में परसेंटेज की टर्म में यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखेंगे ना, तो लॉन्ग रन में ये जो मेरा प्रॉफिट है आज की डेट में जो मुझे 20% हो रहा है ना, हो सकता आने वाले 5-6 सालों में ये जो प्रॉफिट है वो मेरा बढ़ जाए इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी
बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है मुझे इतना प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे वही जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। तो यहाँ पे देखने को 20 पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो यहाँ पे कम हो रही है। जीडीपी डिफ्लेटर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो पिछले वाली वीडियोस आप देख सकते हो। फिर चलते हैं सेविंग पे। अब हमने पैसा अपने पास रखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, कम होगी। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो 1 लाख मैंने घर पे रख रखा है, तो 1 साल बाद भी 1 लाख की वैल्यू 1 लाख ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि 1 लाख का मेरा बढ़ जाएगा। अगर यही मैं 1 लाख बैंक में सेविंग अकाउंट में भी ना ज्यादा नहीं तो सेविंग अकाउंट में भी जब मैं जमा करवाऊंगी तो 2-2.5% मुझे ब्याज मिलेगा, तो 1,02,000 तो मेरा होगा ही होगा। अगर यही 1 लाख घर पे हो रहेगा तो इस 1 लाख की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। जितनी चीजें मैं आज 1 लाख में खरीद रही हूँ, अगर इन्फ्लेशन 4% भी चल रहा है ना, तो कल को 1 लाख की वैल्यू 96,000 रह जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने इसी 1 लाख को बैंक में जमा करवा दिया, सेविंग अकाउंट में 2% भी ब्याज आ जाएगा, तो 98,000 के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, 1,02,000 की अप्रोक्सीमेटली। तो उससे क्या है, मेरा जो नुकसान है वो कम होएगा, 2,000 का ही होगा, नहीं पहले 4 का हो रहा था, यहाँ पे 2,000 का। तो इसीलिए अब जब इन्फ्लेशन होती है तो उससे हम बैंक में जाकर पैसा जमा करवाते हैं, सेविंग अकाउंट में भी जमा करवाएंगे तो कम से कम हमें कुछ तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही, तो हमारा जो उसमें लॉस है वो कम होएगा। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट ज़्यादा ना हो तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवा देते हैं। इसको शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देखो मेरे पास पैसा है 1 लाख रुपया, अब मैं उसको बैंक में जमा करवाने जाऊंगी तो जाने आने का मेरा खर्चा लगेगा। ठीक है, ऑटो पे जाऊंगी तब भी मैं ऑटो का किराया दूंगी, अगर मैं अपने किसी व्हीकल पे जाऊंगी तो उस पर भी मेरा खर्चा आएगा, प्लस मेरा टाइम वेस्ट होएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी तो है ना ये। बैंक में जाऊंगी, जाकर लाइन में लगूंगी, उसको डिपॉजिट करवाऊंगी, फिर घर वापस आऊंगी तो उस पर टाइम भी लग जाता है। अब पहले के जमाने में अगर हम देखें तो जो सैलरीज वगैरह होती थी वो कैश में मिलती थी, तो वो सैलरीज को बैंक में जाकर जमा करवाने में टाइम भी जाता था और साथ ही साथ पैसे भी जाते थे, किराया भी तो लगता था ना आने जाने का। तो इसीलिए उस टाइम पे ये टर्म जो थी वो ज्यादा मीनिंगफुल थी, शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, सैलरीज वगैरह सीधा अकाउंट में ही आ जाती है। अगर पैसे डिपॉजिट भी करवाने हैं तो वो सीधे भी डिपॉजिट हो जाते हैं किसी भी बैंक के एटीएम से, वहां पे भी डिपॉजिट की मशीन होती है, वहां से भी आप सीधा डिपॉजिट करवा सकते हो, बहुत दूर बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले कई बार क्या होता था, बैंक्स भी दूर दूर होती थी तो जाने आने पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, इसीलिए इसको बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन भैया फिर ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है ये इन्फ्लेशन का। शॉर्ट टर्म में तो लोग क्या करते हैं, जब शॉर्ट टर्म होता है इन्फ्लेशन तो लोग बैंक में जाकर पैसा जमा करवा देते हैं, एफडी करवा देंगे, तब भी उस पर कुछ ना कुछ ब्याज ज्यादा आएगा, सेविंग में रख दिया तब भी कुछ ना कुछ तो ब्याज आएगा ही। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा, 2% 3% कुछ तो ब्याज उस पर आएगा ही। लेकिन लॉन्ग रन में जब इन्फ्लेशन होती है ना, तो उस केस में लोग क्या करते हैं, उस केस में लोग जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में या फिर गोल्ड में, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज्यादा टाइम तक रहती है, ज्यादा टाइम तक इन्फ्लेशन रहेगी तो सेविंग अकाउंट में हमें इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करने से होगा या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से होगा, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो शेयर मार्केट के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ेंगे, तो उससे जो बंदा है उसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए तो इसका फिर ऑपोजिट हो जाता है, इन्फ्लेशन कम हो गई तो उससे फिर जो सेविंग है, अब लॉन्ग रन में अगर इन्फ्लेशन फॉल हो रही है तो उससे क्या है, उससे सेविंग डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जस्ट द ऑपोजिट सिचुएशन अराइज व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स और शोइंग फॉलिंग ट्रेड्स विद डिक्रीजिंग सेविंग्स इन शॉर्ट रन एंड इंक्रीजिंग सेविंग्स इन लॉन्ग रन। तो अब जब इन्फ्लेशन कम होती है तो उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट कम होती है लेकिन लॉन्ग रन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है। लॉन्ग रन में लोग सेविंग में पैसा ज्यादा रख रहे हैं, शॉर्ट रन में कम रख रहे हैं। लॉन्ग रन में ज्यादा क्यों रखेंगे, अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है 2%, एफडी पे इंटरेस्ट कितना है, 4% तो होगा ही ना ज्यादा, 4% एफडी पे इंटरेस्ट है, तो लॉन्ग रन में लोग क्या करेंगे, एफडी करवा देंगे।
क्योंकि उनको 2% का यहाँ पे फायदा हो रहा है। इन्फ्लेशन बहुत कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए लॉन्ग रन में जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होती है, शॉर्ट रन में सेविंग्स डिक्रीज होती है जब इन्फ्लेशन कम होती है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो शॉर्ट रन में सेविंग्स इंक्रीज होती है, लॉन्ग रन में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेंडिचर पे। अब एक्सपेंडिचर होते हैं दो तरह के, एक होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब दोनों में फ़र्क क्या है पहले ये समझते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम चीज़ें घर पे कंज्यूम करते हैं, उस पे जो खर्चे करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं घर पे खाने पीने की या और सब चीज़ें, वो आती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में होता है जो हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई काम शुरू किया है उस पर हमने जो पैसा लगाया वो आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला तो उस पर मैं पैसा लगाऊंगी, इन्वेस्ट करूंगी, तो वो क्या आ जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो मैं घर के रोज के खर्चे करती हूँ वो क्या है मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो खाने पीने के, खाना खाती हूँ, चाय पीती हूँ और सारी जो चीज़ें हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मेरी आ जाएगी। अब ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड प्राइसेस मेक आवर कंजम्पशन लेवल फॉल एज गुड्स एंड सर्विसेज वी बाय गेट कॉस्टलियर। अब जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कुछ चीज़ों का जो कंजम्पशन लेवल है ना हमारा कम हो जाता है, कुछ चीज़ों का कम होता है, कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है जिनका कम नहीं होता, जितना जिनका कि न्यूट्रलाइज रहता है। इन्फ्लेशन बढ़े कम हो वो चीज़ें जो है वो हमने यूज़ करनी है तो करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल घर पे हम हफ्ते में 2 या 3 बार पनीर खा रहा है कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा है यहाँ पे तो वो हफ्ते में 3 बार पनीर खा रहा है, लेकिन हुआ क्या, पनीर के जो दाम है बढ़ गए, फूड इन्फ्लेशन आ गई, तो पनीर के भी दाम बढ़ेंगे। पनीर पहले उसको 100 रुपया मिलता था, अब 150 रुपये हो गया, तो वो बंदा क्या सोचेगा, अब यहाँ पे पहले 3 बार खा रहा था, अब सोचेगा मैं हफ्ते में 2 बार पनीर से काम चला लूंगा। लेकिन अब पनीर वही 150 से 200 हो गया, पहले 100 से 150 हुआ, 150 से 200 हो गया। अब वो सोचेगा छोड़ यार, हफ्ते में एक आधी बार पनीर खा लेंगे बहुत है। इससे क्या होगा, उसकी जो पनीर की कंजम्पशन है वो कम हो गई। लेकिन जो डेली का वो दाल चावल खा रहा है या रोटी दाल खा रहा है उस पे जो उसका जो कंजम्पशन लेवल है वो कम होगा नहीं होगा, क्योंकि अब देखो दाल चावल तो खाने ही है ना, वो तो बेसिक नेसेसिटी है हमारी, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं ये भी चावल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हमने चावल खाना बंद कर दिया, नहीं, चावल तो खाने हैं, उसके बिना तो वो जिंदा नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए अब जो ये जो दाल चावल का कंजम्पशन है ना ये सेम रहेगा, ये न्यूट्रलाइज रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। इन्फ्लेशन बढ़े या कम हो, ऐसे भी नहीं है कि इन्फ्लेशन अगर कम हो गई, रेट कम हो गए दाल के, कल को आज दाल 100 रुपए किलो मिल रही है, कल को 70 रुपए किलो हो गई, तो उससे क्या होगा, उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अब देखो जितनी दाल उस बंदे ने खानी है वो उतनी खाएगी ना, 1 कटोरी 2 कटोरी जितनी खाता है। ऐसे तो है नहीं दाल का रेट कम हो गया 2 से 4 कटोरी कर देगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो तो उतना ही खाएगा ना। हाँ, लेकिन पनीर की बात करें तो पनीर की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अगर कोई बंदा पहले 2 टाइम खाता था, हफ्ते में 2 बार पनीर खाता था, पनीर के दाम 100 से 50 रुपए हो गए तो वो 2 से 4 बार खाना शुरू कर देगा, तो उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, दाल चावल रोटी हो गया, तो इसका जो है प्राइस बढ़ने से या कम होने पे इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी कंजम्पशन जो है वो सेम की सेम ही रहेगी। ठीक है, प्राइसेस बढ़े या कम हो, दाल चावल जो दाल चावल रोटी लोग आम खाते हैं उनकी कंजम्पशन सेम रहेगी। फिर चलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मनी। ठीक है, वही इन्फ्लेशन प्रीमियम वाला यहाँ पे आ गया कि सॉरी, अब इन्फ्लेशन प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। क्योंकि वही है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई तो उससे क्या होगा, उससे जो लैंडर है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो ले रहा है बोरोवर से उसको तो फायदा हो रहा है ना, बोरोवर्स को। तो ये एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में लोग बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स ना इंटररिलेटेड है एक दूसरे से। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोग अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
बढ़ जाएगा। तो इसका उल्टा फिर अगर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा उस केस में, राइट। तो आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।